Yes, so hello students and as well as aspirants. This is the question paper. This is the question paper of NEET 2021. NEET 2021, and this is the series O. Series code is O1. Okay, there are some instructions, important instructions given on the cover page, which you have to be learned केयरफुली. यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं. ऑल ऑफ देम आर हैविंग इक्वल 50 क्वेश्चंस. ठीक है, फिजिक्स का 50 क्वेश्चंस, देन केमिस्ट्री 50 क्वेश्चंस, देन botany and zoology also 50 questions. Now there are two segments or there are two sections. Okay, section A जो है उसमें compulsory 35 questions है, there's to be answered. The answers of these question is mandatory. ठीक है, अब नेक्स्ट 15 जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो क्या है, उस 15 क्वेश्चंस में से आप देख सकते हैं सेक्शन बी वाला जो है, द सेक्शन बी कंटेंट्स 15 क्वेश्चंस एंड आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस, एनी 10 क्वेश्चंस. अब जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने इस इंस्ट्रक्शन को नहीं रीड किया तो उसका क्या होगा. अगर उसने पूरे टोटल 15 क्वेश्चंस कंप्लीट राइट कर दिए और उसने अपना जो ओमा शीट है उसमें आंसर फिल कर दिए तो उसका क्या होगा. नो प्रॉब्लम. देखिए यहाँ पर क्या है कि जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस होंगे उन्हीं को ये जो स्कैनर होता है वो रीड करता है और उसी के बेसिस पे उसका स्कोरिंग होता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग इज ऑल्सो मेंशन्ड. द मैक्सिमम मार्क्स आर 720. एक क्वेश्चन जो है उसको सही करने पर आपको 4 मार्क्स मिलेगा एंड एट द सेम टाइम अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो जो आपका टोटल होगा उसमें से जितने टोटल क्वेश्चंस गलत होंगे उतने ही क्वेश्चंस का नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन. ठीक है, so these are general instructions. Now we come to the question paper. uh, we are starting with the questions of chemistry. We are starting with the questions of chemistry. ठीक है, the remaining parts of question paper, that means physics and biology, we will be taking in another video. ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या पूछा है, BF3 इज ए प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम रेस्पेक्टिवली आर. इस क्वेश्चन में आपसे BF3 के बारे में पूछ रहा है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और उसके बाद में उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम कितना होगा. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BF3 की जो स्ट्रक्चर होती है ये है आपका बोरोन और ये सेंट्रल एटम होता है बोरोन BF3 में. और इस बोरोन ने तीन फ्लोराइड एटम्स के साथ में क्या बना रखा है, बॉन्ड बना रखा है. ठीक है, अगर आप इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर जैसा कि यहाँ पर बताया है, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर. दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर. ठीक है, यहाँ पर देखिए बोरोन का जो फ्लोराइन के साथ में जो बॉन्ड है, बोरोन का जो फ्लोराइन के साथ जो बॉन्ड है, दैट इज ए व्हाट यू कॉल दैट, कोवेलेंट बॉन्ड. एंड वन कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है उसके अंदर आपको पता होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन होता है, दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बोरोन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. बोरोन इज ए सेंट्रल एटम इन दिस कंपाउंड. नेक्स्ट, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं कि जो टोटल बॉन्ड पेयर होते हैं और लॉन पेयर होते हैं उनको हम कंसीडर करते हैं बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन को डिटरमाइन करने में. सिंस यहाँ पे लॉन पेयर तो है 0 और जो बॉन्ड पेयर है वो है यहाँ पर 3, तो 3 + 0 जो है वो कितना होता है, 3 होता है. दैट इज इक्वल टू sp2. So the answer of this question is sp2 and number of electrons around the central atom is 6. So answer is 6 electrons and sp2 hybridization. So answer is first option. Second question की बात करें, this is the question where I got surprised actually, because in this question the question is not from class 11th and class 12th. It is the question which you learned in class 10th. Which of the following reactions is the metal displacement reaction, choose the right option. देखिए मेटल को मेटल डिस्प्लेस करेगा उस रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है. फर्स्ट ऑप्शन में सिर्फ एक ही मेटल गिवन है तो ये नहीं हो सकता.
सेकेंड ऑप्शन में भी जो आपका रिएक्टेंट साइड है उसमें एक ही ऑप्शन है मेटल का, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। थर्ड ऑप्शन जो है उसमें एक ही कंपाउंड है, उसमें एक पोटेशियम है, क्लोराइन है, ऑक्सीजन है। पोटेशियम इज ए मेटल बट अदर एलिमेंट्स आर नॉन मेटल, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो इसको आप हिट एंड ट्रायल मेथड जो होता है जिसको हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं उससे भी आप सोल्व कर सकते हैं। सो आंसर इज 4। क्रोमियम Cr2O3 का ऑक्साइड है क्रोमियम का, दैट इज सब्सटीट्यूटेड बाय एल्यूमिनियम। नेक्स्ट कंपाउंड, द कंपाउंड विच शो मेटामेरिज्म। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है एनटीए ने। दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड। अब मेटामेरिज्म की क्या होती है, देखिए मेटामेरिज्म का मीनिंग क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मेटामेरिज्म का मतलब होता है कि जो मल्टीवेलेंट एटम होता है उसके चारों तरफ, उसके दोनों तरफ, अगर बाईवेलेंट है तो दोनों तरफ, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करें हम, क्योंकि हमें एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया है उसमें भी यही दिया है, तो एक तरफ R1 ग्रुप होगा दैट इज एल्काइल ग्रुप और दूसरी तरफ R2। R1 और R2 जो है वो दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। R1 और R2 क्या है, इक्वल नहीं होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट आपके पास जो ऑप्शन है, फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें दिया है C3H6O, C3H6O। तो जो C3H6O है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो देखिए ये ऑक्सीजन है और इसके यहाँ पर आप एक साइड में अगर मान लीजिए CH3 लगाते हैं तो दूसरी साइड में आपको क्या लगाना होगा, CH2CH3, CH2CH3, ठीक है। लेकिन इसका आइसोमर कैसे बनेगा, इसका आइसोमर अगर आप बनाने की सोचोगे तो माइट बी यू मे ट्राई इन दिस वे CH3CH2CH3 एंड इन दिस वे, बट बोथ ऑफ देम आर सेम, बोथ ऑफ देम आर सेम। इस मीन्स दोनों का स्ट्रक्चर फॉर्मूला, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, और दोनों का जब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो ये मेटामर नहीं हो सकते, ठीक है। यानी कि हमें इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है उनका नंबर जो है 3 अगर होता है तो वो आंसर नहीं होगा, वो आंसर नहीं होगा। अगर वो आंसर नहीं है तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है आपका, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये ऑटोमेटिक कट हो गया क्योंकि 3 कार्बन है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 4 है, ये भी ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर 3 को हम कैसे बात करेंगे, ऑप्शन 3 में क्या लिखा है C5H12, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो C5H10 जो है ये यहाँ पर पेंटेन है, पेंटेन दैट इज एल्केन, और एल्केन जो होते हैं उनमें कोई मल्टीवेलेंट वाला एटम नहीं है तो इसलिए ये भी ऑप्शन में कट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। Next, the pKb of dimethylamine and pKa of acetic acid are 3.26 and 4.77 respectively at T Kelvin। कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया है। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द pH ऑफ डाईमिथाइल अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन, यानी कि इन दोनों के, एक बेस है और एक एसिड है, इन दोनों के रिएक्शन से जो नया साल्ट बना है उसके बारे में हमें यहाँ पर पूछा है, ठीक है। तो इसकी पीएच कितनी होगी। देखिए एक्चुअली ये एक बहुत ही अच्छा साल्ट का क्वेश्चन है, और ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना होता है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जो पीएच होता है, पीएच जो होता है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर वो होता है 7 प्लस हाफ ऑफ पी के ए माइनस पी के बी, ठीक है। ये है इसका यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला, इसी की हेल्प से आपको यहाँ पे निकालना है 7 प्लस, अब देखिए यहाँ पर हाफ है और पी के ई की वैल्यू जो है आपको क्वेश्चन में दी हुई है 4.77 माइनस पी ई के की वैल्यू दी हुई है 3.27, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको आंसर मिलता है 7.75। पीएच एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है तो इसलिए इसका यूनिट की तो हम कोई बात ही नहीं करेंगे। सो 7.75 मीन्स दैट इज आंसर नंबर, that is the answer number first. Next question, the structures of beryllium chloride in solid state and vapor phase are, क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन नंबर जो 55 है ये आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसका पेज नंबर 301, अगर आप चाहें तो यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं, पेज नंबर 301 पे डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आंसर होगा यहाँ पे चेन एंड डायमर, चेन एंड डायमर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। सो आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56, वेरी सिंपल क्वेश्चन, जर्कोनियम एंड हैफनियम हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई बिकॉज ऑफ, ये क्वेश्चन भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन दिया आपकी बुक के अंदर, डी ब्लॉक का जो एलिमेंट वाला ग्रुप है
डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो है वहाँ पर आपको इसके बारे में डिटेल से दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 57, ए पार्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज, the wavelength of the electromagnetic radiation emitted by the transmitter is, यहाँ पर आपको गिवन है speed of light that is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या होता है, आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना होता है, और वैसे तो आप लोगों ने ये फॉर्मूला जो है वो फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है, और इस न्यू को आप चाहो तो एच सी अपॉन लेमडा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ से अगर आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं तो एच से एच कैंसिल होता है, देन जो है लेमडा जो है यहाँ से लेमडा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू, न्यू इज फ्रीक्वेंसी। सी की वैल्यू जो है आपको यहाँ पर दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो है यहाँ पर आपको दिया हुआ है 1368 इंटू 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3। ध्यान से रखिएगा ये 10 टू द पावर 3 हमने इसलिए लगाया है क्योंकि किलो हर्ट्ज में गिवन है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर ऊपर 10 टू द पावर 5 बच जाएगा, और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इसका यूनिट होता है सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स, ये सेकेंड इनवर्स और ये सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, आंसर मीटर में आएगा आपका। तो जो आंसर है वो आता है आपका 219.2, 219.2 मीटर में। सो यू कैन आइडेंटिफाई, यू कैन चेक द ऑप्शंस अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर आपका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 4। यस, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 देखिए, an organic compound contains 78% by weight carbon and remaining percentage of hydrogen. The right option for the empirical formula of this compound is, carbon का atomic weight is given that is 12U and hydrogen का atomic weight is also given that is 1U, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करके देखते हैं तो यहाँ पर आपको आंसर मिलता है फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज CH3। अब मैं इसको सोल्व करके क्यों नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन इन NCERT क्लास 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटेट, जिसको शॉर्ट में एट्रा बोलते हैं, आयन इज, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक हेक्साडेंटेट ये लिगेंड होता है, ठीक है। लिगेंड हेक्साडेंटेट होता है ये, तो हेक्साडेंटेट का एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर याद भी रख सकते हैं, एडिटा इज ए हेक्साडेंटेट लिगेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, अमंग द फॉलोइंग alkaline earth metal halides one which is covalent and soluble in organic solvents, organic solvents, this is also direct question, this is also direct question। ये भी आपकी जो NCERT की जो बुक है उसके पास, उसमें जो पेज नंबर 301 है, पेज नंबर जो 301 है वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा है। सो द आंसर इज हियर बेरिलियम क्लोराइड, इट इज गिवन डायरेक्टली। The right option for the statement Tyndall effect is exhibited by, देखिए यहाँ पर टिंडल इफेक्ट की डिफिनीशन आपको पता है। टिंडल इफेक्ट के बारे में आप लोगों ने सबसे पहले आई थिंक क्लास 9th में सबसे पहले डिस्कस किया होगा। टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है, देखिए हमारे पास मिक्सचर के टाइप होते हैं दो, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है उसका एग्जांपल होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो होता है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। अब यहाँ पर यूरिया जो है, यूरिया ये है, उसको जब आप वाटर में डिजोल्व करते हैं तो यहाँ पर सोल्यूबल है ये, यानी कि ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। NaCl सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड, ये भी सॉल्यूशन बनाता है, ट्रू सॉल्यूशन बनाता है, दैट इज ये भी शो नहीं करेगा। यहाँ पे यानी कि तीन जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये तीनों ही ट्रू सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन करते हैं, तो रिमेनिंग ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट इज स्टार्च सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए यहाँ पे 62, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl एंड CH3CONA एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर, यहाँ पर ये इनकी कंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है respectively the molar conductance of acetic acid at infinite dilution is, choose the right option for your answer। अब देखिए ऐसा जो क्वेश्चन होता है उसमें क्या होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपकी डायरेक्ट टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप जब इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको आंसर मिलता है 390.71 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल डेक फॉर इन, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले हमें जो भी नेम गिवन है उसमें से हमें लोकेंट को आइडेंटिफाई करना है। रूट वर्ड जो होता है वो डेक है, यहाँ पे डेक का मतलब
10 कार्बन है, तो सभी में 10 कार्बन है लकीली, तो इसलिए नेक्स्ट पे जाना होगा। नेक्स्ट क्या बोलता है, देखिए 4 इन डबल बॉन्ड है 4th कार्बन पे, अगर किसी भी साइड से आप नंबरिंग करेंगे तो 4th कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 63 दिया हुआ है आपका, उससे 63 के अंदर जो थर्ड ऑप्शन है उसमें आपको सेम सिचुएशन यहाँ पे मिलती है कि ये जो है आपका नंबर 1 है, ये जो सेकेंड कार्बन है ये आपका थर्ड कार्बन है, और इस साइड से अगर आपको नंबरिंग करें तो ये आपका नंबर 4 है, तो नंबर 4 जो कार्बन है वो आपका डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है। नेक्स्ट है 2 और 6 पे, 2 और 6 पे आपको यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप भी मिलेंगे, ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर 5 और नंबर 2 और नंबर 6 पे 2 मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है, सो आंसर इज थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, द करेक्ट ऑप्शन फॉर नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स इन ऑल 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवाइस लेटिस यूनिट सेल्स इज। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी एनटीए ने डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया है। डायरेक्ट क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको कुछ सोचना नहीं है, अगर आपने याद है तो आप कर पाएंगे, और अगर आप नहीं याद है तो आपको ये करने में मुश्किल आएगी। तो ये है आपकी टेबल, टेक्स्ट बुक की टेबल 1.3 सॉलिड स्टेट का जो चैप्टर है वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है। ये द आंसर इज 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। यहाँ पर आपको एडिशन पॉलीमराइजेशन की बात कर रहा है। ये जो एक ऑप्शन दिया हुआ है टेफ्लॉन, टेफ्लॉन की अगर हम बात करें तो टेफ्लॉन जो होता है वो क्या होता है, टेफ्लॉन जो होता है ये एक फ्लोराइन का कार्बन कंपाउंड होता है, उसका एक एडिशन पॉलीमर होता है, ठीक है। अगर आपको इसको देखना है इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है कैसे होता है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दिस इज, ये होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2। इस CF2 के n मॉलिक्यूल्स को जब हम एडिशन कराते हैं, यानी कि जब इसका एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, तो उस केस में अब ये एडिशन पॉलीमराइजेशन किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ही होगा। तो जो भी कैटलिस्ट होगा, यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड होता है ये डबल बॉन्ड एक ब्रेक करता है, और एक वैलेंसी यहाँ पर फ्री होती है, एक वैलेंसी यहाँ पर फ्री होती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टेफ्लॉन, ठीक है, इसको ही हम बोलते हैं टेफ्लॉन। दिस इज कॉल्ड द एडिशन प्रोडक्ट। तो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज द IUPAC नेम, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये जो केमिकल रिएक्शन दिया है उसके अंदर जो कंपाउंड बनता है उसके बारे में अपने पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। जिसने भी केमिस्ट्री का थोड़ा सा सीरियसली अगर पढ़ाई किया है तो आई थिंक मैं मान के चलता हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर उन लोगों के लिए इजीली 35 प्लस स्कोर करने वाला क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, देखिए एसीटोन की रिएक्शन है, इथाइल एक ग्रिग्नार रिएजेंट दिया हुआ है इथेनाइल की सॉरी एसीटोन की रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो कैसे होता है देखिए मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर आपको CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये तो आपको गिवन है, और इसकी रिएक्शन जो है ये आपको बोल रहा है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। ये क्या है, ग्रिग्नार रिएजेंट है, और यहाँ पर आपको रिएक्टेंट के लिए रिएक्शन के लिए जो सोल्यूशन सॉल्वेंट दिया है वो है ईथर, दैट इज ड्राई ईथर। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम जो है वो मेटल है, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मानेंगे, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कार्बन इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस की वजह से क्या होता है, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। यहाँ से ऐसे हम यहाँ पर मूवमेंट करके दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कि जो आयंस होते हैं उनका। तो यहाँ पर आपको जो नया प्रोडक्ट मिलता है वो है CH3C, और यहाँ पर बनता है आपका C2H5, C2H5, और यहाँ पर आपको है OMG Br। नेक्स्ट स्टेप में इसका क्या करते हैं, हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्शन। तो जब आप इसका एसिड के प्रेजेंस में वाटर की साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, वाटर जो होता है उसका ऐसा करके यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड होता है इसको हम ब्रेक करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है, कंपाउंड जो बनता है उसका जो आपको याद रखना है, IUPAC नेम पूछा है, ये आपका कंपाउंड बनता है CH2CH3, नंबरिंग करेंगे
नंबरिंग करने के लिए 1 2 3 4, इसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा पेंटेन टू ऑल, पेंटेन, सॉरी ब्यूटेन होगा। हाउ मेनी टोटल कार्बन इज हियर, 1 minute, here one CH3 is remaining in this structure, one CH3 is also there, तो ये जो CH3 है वो यहाँ पर होगा CH3, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 पे मिथाइल होगा, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और उसके बाद में ब्यूटेन, ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल। आप यहाँ पे ऑप्शन भी चेक करके देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन जो है वो आपके अकॉर्डिंग फिट होता है। सो द आंसर इज फॉर द क्वेश्चन नंबर 66 इज सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 67 वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। अगर इनमें से कोई एक भी 67 में से अगर आपको कोई एक इम्पोर्टेंट भी अगर आपको पता हो तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर सबसे इजी की अगर हम बात करें तो देखिए PCl5 जो होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और अगर ए में आप 4 के साथ मैच कराते हो तो यहाँ पर देखिए ए में 4 मैच कराते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन आउट हो जाता है, आउट ऑफ द रेस, और फोर्थ ऑप्शन भी आउट ऑफ द रेस। फिर आता है बी, बी में क्या आता है SF6, SF6 क्या है ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल है, तो बी में थर्ड में अभी भी दोनों में टाई हो रहा है केस। नेक्स्ट आता है ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 टाई हो रहा है। नेक्स्ट BrF3 की बात करें उसके बाद हम बाद में करेंगे, पहले हम बात करते हैं डी की। डी इज बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड के बारे में अभी स्टार्टिंग में बताया था अभी, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। एंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर 2 द आंसर, अगर आप डी ऑप्शन में सेकेंड ऑप्शन को सेट करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, आंसर मिलता है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। अब ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं उसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर जो 68 टाइप का जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या याद रखना होता है, यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, देखिए इनकरेक्ट और करेक्ट ऑप्शन का जो क्वेश्चन आता है उसमें सबसे पहले आपको हमेशा क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पूछी है वो याद रखनी है। यहाँ पे इनकरेक्ट वर्ड जो है उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो ये फोर्थ ऑप्शन है 68 जो क्वेश्चन है उसमें जो फोर्थ ऑप्शन है ये गलत है। द मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लेंथेनाइड्स आयंस आर कलरलेस, एक्चुअली कलरलेस नहीं होते हैं, कलरफुल होते हैं, ठीक है। सो दैट इज द आंसर। नेक्स्ट आता है डाइहेड्रल एंगल ऑफ लिस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर ऑफ इथेन। अगर आप लोगों ने मेरे जीओसी के वीडियोस वगैरह देखे होंगे तो वहाँ पर मैंने जो ये कन्फॉर्मेटरी जो आइसोमर्स होते हैं इनके बारे में मैंने डिटेल से बताया है, और वहाँ पर मैंने इनकी जो स्ट्रक्चर्स है उसमें भी मैंने बताया है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ कि कैसे स्ट्रक्चर्स होती है, क्या होती है। देखिए इथेन की बात कर रहा है, इथेन को जब हम ऐसे शो करते हैं तो बीच में एक सेंटर में जो कार्बन होता है उसको हम मानते हैं, और यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर्स जो होती है उसको हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये है आउटर मोस्ट के लिए, और ये यहाँ पर जो है वो छोटे वाले कार्बन, यानी कि सेकेंड वाले एटम के ऊपर कार्बन। यहाँ पर क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम बोलते हैं इक्लिप्स्ड, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट इसका स्टैगर्ड फॉर्म जो होता है, जब आप इसको 60 डिग्री पर रोटेट कर देते हो, 60 डिग्री पर जब आप इसको रोटेट कर देते हो तो यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर मिलती है दिस इज कॉल्ड स्टैगर्ड, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टैगर्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये जो है हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम है दोनों, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम है। सो यहाँ पर देखिए स्टैगर्ड जो फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड
फॉर्म, स्टेगर्ड फॉर्म जो होती है वो स्टेबल होती है, और ये जो एक्लिप्स्ड फॉर्म होती है वो है यहाँ पर लेस स्टेबल। लेस स्टेबल क्वेश्चन में आपसे पूछा है लेस स्टेबल जो फॉर्म है उससे आपको अगर मैक्सिमम स्टेबल फॉर्म तक जाना है तो यहाँ पर आपको इसका एंगल कितना होगा, मीन्स लीस्ट स्टेबल जो कॉन्फॉर्मर है जिसको हम एक्लिप्स्ड फॉर्म बोल रहे हैं उसका एंगल कितना होगा। सो हियर आंसर इज 0 डिग्री, यानी कि 69 क्वेश्चन में आपको ऑप्शन नंबर 2 कलेक्ट टिक करना है। 70 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ विच शोस ए ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए देखिए आपको जब भी कोई थर्मोडायनेमिक लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको जो सबसे पहले दिमाग में याद आना चाहिए वो है आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू एनआरटी। आर क्या होता है यहाँ पर, एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, दैट इज कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स किसी भी प्रोसेस में चेंज नहीं होने वाला है। टेम्परेचर ऑलरेडी आपको बॉयल्स लॉ बदल रहा है तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर ही कांस्टेंट होता है। बॉयल्स लॉ में जो आपका प्रोसेस है उसका टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट, तो पीवी जो है उसकी वैल्यू भी क्या हो गई, कांस्टेंट। जब पीवी की वैल्यू कांस्टेंट है तो पी और वी में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में आपको याद रखना है कि वी को इंक्रीज करने पर पी डिक्रीज होता है, वी को इंक्रीज करने पर पी डिक्रीज होता है। ऐसा ही आपको कोई एक ग्राफ मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ का स्ट्रक्चर अलग बन गया है, नो प्रॉब्लम, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनाना है, थोड़ा सा कोशिश करते हैं स्ट्रेट लाइन बनाने की। नेक्स्ट, यहाँ पर एक साइड में P होगा एक साइड में V होगा, ठीक है। तो जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, लेकिन डिफरेंट टेम्परेचर्स पर डिफरेंट होगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो आपका प्लॉट है वो ओरिजिन से दूर चला जाएगा। अगर आप इसको 600 के बोलते हैं तो ये नीचे वाला जो होगा जरूर कम टेम्परेचर होगा, और नीचे वाला जो होगा वो 200 के लिए होगा। तो ऐसा ही ऑप्शन आपको इनमें से कोई सेलेक्ट करना है, इसमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, the correct sequence of bond enthalpy of carbon halogen bond is। बॉन्ड एंथैल्पी की बात कर रहा है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर। आपको डायरेक्ट याद भी रखना है कि आयोडाइन जो होता है उसका साइज सबसे बड़ा होता है, फ्लोराइन का हाई साइज सबसे छोटा होता है। सिंस आयोडाइन का साइज सबसे बड़ा है तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी कम होती है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिटियम ए रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इमिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स। अगर ट्रिटियम की बात करें तो न्यूट्रॉन नहीं कर सकता, अल्फा पार्टिकल वैसे ही नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास प्रोटॉन है ही नहीं। नेक्स्ट, गामा एक न्यूट्रल पार्टिकल है, गामा एक न्यूट्रल है, रे है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास बचता है थर्ड ऑप्शन, दैट इज बीटा रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कहना है, देयर आर टू स्टेटमेंट्स गिवन, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 में लिखा है एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस इन द ऑर्डर गिवन एज HF, HCl, HBr and HI। Of course, statement is correct because the order is increasing order. Statement 2, as the size of the element fluorine, chlorine, bromine, iodine increases down the group, the bond strength of HF, HCl, HBr, HI decreases and so the acid strength increases। That is also correct, यानी दोनों ही सही हैं। आपका स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। ऐसा ऑप्शन आइडेंटिफाई कीजिए जिसमें दोनों ही सही हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 73 क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन में ही आपका क्वेश्चन नंबर जो 72 71 था उसका भी कुछ कुछ हिंट गिवन है। तो अगर आप लोग थोड़ा इंटेलिजेंटली सोचेंगे तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन का आंसर किसी दूसरे क्वेश्चन के क्वेश्चन में भी मिल सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 74, एस्पिरिन एंड पैरास्टामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स जो पेन रिलीव करते हैं, नार्कोटिक का मतलब होता है जिनकी लत लग जाती है, जिनकी हम एडिक्ट हो जाते हैं। तो एस्पिरिन या पैरास्टामोल जो खाते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि उनकी वजह से हमें कोई एडिक्शन होता है। इट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, नार्कोटिक नहीं होता है, नॉन नार्कोटिक होता है। नेक्स्ट है, मॉर्फिन एंड हेरोइन आर नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। यस, एनाल्जेसिक तो हैं दोनों,
मॉर्फिन भी क्या है, पोस्ट ऑपरेशन का जो पेन होता है उसको कम करने के लिए दिया जाता है। हेरोइन का तो सभी को पता है ड्रग है। तो ड्रग जो होते हैं वो सभी नार्कोटिक होते हैं, तो इट मीन्स ये नॉन नार्कोटिक नहीं है, ये नार्कोटिक है, यानी दोनों ही स्टेटमेंट गलत दे दिए। ऑप्शन ऐसा सिलेक्ट कीजिए जिसमें दोनों ही ऑप्शंस में स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 बोथ आर रॉन्ग या बोथ आर रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है। विच वन फॉलोइंग अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर राइट रिलेशनशिप्स बिटवीन Cp एंड Cv फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। तो ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं। Cp और जो Cv होता है, मोलर कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं, इनकी जो डिफरेंस होती है Cp माइनस Cv जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के इक्वल होता है। जिसने भी थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक पढ़ा होगा उसको ये क्वेश्चन बहुत बहुत इसको हम बोलते हैं रसगुल्ला क्वेश्चन, खा जाओ जल्दी से। नेक्स्ट देखिए, द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड इन ए ब्लास्ट फर्नेस इज, अब ये है आयरन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक आयरन का एक ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम दिया हुआ आपकी बुक के अंदर। अगर आपने अपनी बुक के अंदर ध्यान से देखा होगा तो चैप्टर 6 के अंदर एक फिगर दिया हुआ है, फिगर 6.5, फिगर 6.5, और यहाँ पर आपको बॉटम के अंदर लिखा हुआ है 2170 केल्विन, यानी कि जो ब्लास्ट फर्नेस है उसके बॉटम के अंदर इतना टेम्परेचर होता है। इसको अगर आप अप्रोक्सीमेटली करते हैं तो ये 2200 केल्विन के इक्वल आता है, दैट इज 76 में ऑप्शन नंबर आपका 4 बनता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 77, फॉर ए रिएक्शन ए टू बी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज minus 4.2 kilojoule per mole and enthalpy of activation is 9.6 kilojoule per mole inverse. The correct potential energy profile for the reaction is shown in option। देखिए, अगर किसी रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नेगेटिव में आता है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है उसके लिए हम इस प्रकार का ऐसा जो ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस में, ऐसा ग्राफ प्लॉट करते हैं। सो हियर द आंसर इज फोर्थ। डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिन्होंने प्रिपरेशन किया है उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, which one of the following methods can be used to obtain highly pure metal which is liquid at room temperature। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो जॉन रिफाइनिंग होगा। प्योर फॉर्म जो होती है मेटल की लेने के लिए हम जॉन रिफाइनिंग का ऑप्शन करते हैं। ठीक है, कुछ जगहों पे मैंने देखा है डिस्टिलेशन आंसर भी गिवन है, तो देखते हैं एनटीए क्या ऑप्शन देती है। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर सेकंड होगा। नेक्स्ट, द आरबीसी डेफिशिएंसी इज डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन B12। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप लोग बायोमोलिक्यूल्स में भी इसको पढ़ते हैं और ये आप लोग बचपन से क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि जो विटामिन B12 होता है इसकी कमी से जो है आपका एनीमिया डिजीज हो जाता है। ठीक है, 79 पर्निशियस एनीमिया भी बोला जाता है इसको। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज। यहाँ पर जो रिएक्टेंट जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये रिएक्टेंट जो है उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 ऑक्सीजन लिखा हुआ है, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो इसको हम बोलते हैं पर ऑक्साइड। यानी कि हमें क्या करा रहा है, एल्कीन का रिएक्शन करा रहा है HBr के साथ, और वो भी पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। आप लोगों को अच्छे से पता होगा, एल्कीन के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसको हम परोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, परोक्साइड इफेक्ट, या इसको हम खराश इफेक्ट, या हम इसको एंटी मार्कोनिकोव रूल भी बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका ऑप्शन जो है वो नंबर 3 होता है सही। कैसे होगा, ऑप्शन नंबर 3 में आपको ये है याद रखना कि H जो है, देखिए HBr के 2 पार्ट हैं, एक पॉजिटिव पार्ट है एक नेगेटिव पार्ट है। जो पॉजिटिव पार्ट है वो उस जगह पे ऐड होता है जहाँ पर H कम होता है डबल बॉन्डेड कार्बन पे, और जो Br पार्ट है वो उस कार्बन पे जाता है जहाँ पे H ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 81, राइट ऑप्शंस फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल्स आर। क्वेश्चन नंबर 81 जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप नंबर ऑफ एटम्स 6 होता है, हेक्सागोनल दिया है तो 6 होगा नंबर ऑफ एटम, 6 एटम होगा तो उतना ही ऑक्टाहेड्रल होगा, और जितना ऑक्टाहेड्रल वर्ड होता है उसका डबल होता है टेट्राहेड्रल वर्ड। तो यहाँ पर आपका आंसर जो बनता है वो है 81 में ऑप्शन नंबर 2, 12 एंड 6। नोबल गैसेस आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर इनर्टनेस टुवर्ड्स रिएक्टिविटी। ऑफ कोर्स हम जानते हैं बात, लेकिन पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, इनकरेक्ट, कि इसके बारे में गलत कौन सा है। नोबल गैसेस हैव वीक डिस्पर्सन फोर्सेस, यस करेक्ट है।
Noble gases have large positive values of electron gain enthalpy. This is also correct. Noble gases are sparingly का मतलब होता है मामूली, बहुत कम, less वाटर में सोल्यूबल होती है. यस, ये भी सही है. नोबल गैसेस हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट हाई होना और बॉइलिंग पॉइंट हाई होना ये नोबल गैसेस का फीचर नहीं है. ये फीचर हम जनरली आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स में बात करते हैं. और यहाँ पर नोबल गैसेज जो होती हैं वो ना तो हाई कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड बनाती है, ना आयनिक कंपाउंड बनाती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. The major product formed in dehydrohalogenation reaction of 2-bromopentane is pent2-ene. This product formation is based on. यहाँ पर देखिए हॉफमैन रूल की बात नहीं हो सकती. हकेल्स रूल एरोमेटिक कंपाउंड्स के आइडेंटिफिकेशन में होता है. हुन्स रूल एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का है. यहाँ पर आंसर आता है सेत्जेफ रूल. ये आप लोग अपने उसमें डिस्कस किया होगा जरूर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. और ये मैंने भी आपको जो एल्किन्स की जो है जीओसी पार्ट का जो एल्केन है उसमें यहाँ पे डिस्कस किया है. क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है 84. आइडेंटिफाई द कंपाउंड विद that will react with Heisenberg's reagent to give a solid which dissolves in alkali. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर जो 84 है ये क्वेश्चन जो है ये आपको यहाँ पर हिंट दिया है हिंसबर्ग रिएजेंट. अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है. तो देखिए बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जो होता है उसी को हम बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट. फॉर्मूला क्या होता है इसका C6H5SO2SO2Cl SO2Cl. ये होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड. और ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो होता है ये प्राइमरी एमाइन को डिटेक्ट करने में किससे बाकी एमाइन से 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन से डिटेक्ट करने में काम आता है. बस आपको आंसर मिल गया. आंसर क्या आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से प्राइमरी एमाइन कौन सा है. ये है आपका यहाँ पर सेकेंडरी एमाइन और ये है आपका सेकंड ऑप्शन वाला जो है वो 3 डिग्री एमाइन है. 3 डिग्री एमाइन है. और फोर्थ ऑप्शन वाला है वो 2 डिग्री एमाइन है. और ऑप्शन नंबर 3 ऑटोमेटिक आउट ऑफ रेस है क्योंकि ये तो एमाइन है ही नहीं, ये तो नाइट्रो है, एल्केन है. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. प्राइमरी एल्काइन को डिटेक्ट करने में यूज होता है. अगर इसकी हम रिएक्शन की बात करें तो देखिए इसकी रिएक्शन में क्या होता है कि जब आप प्राइमरी एमाइन की रिएक्शन बेंजाइल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है वो KOH के अंदर सोल्यूबल होता है. और इसी वजह से क्या होता है ये डिटेक्ट करने में यूज किया जाता है प्राइमरी अल्कोहल प्राइमरी एमाइन को. क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है 82. क्वेश्चन नंबर 82. द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दैट इज C6H12O6. यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मूला गिवन है, 10 ग्राम क्वांटिटी है, 250 ml ऑफ वाटर दैट इज सॉल्वेंट है वाटर. और उसके लिए P1 दिया हुआ है. P1 क्या है उसका एक ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू गिवन है. नेक्स्ट यूरिया जो है उसका भी 10 ग्राम है और उसका भी 250 ml दिया है. और उसके लिए जो प्रेशर वेपर प्रेशर जनरेट होता है दैट इज P2. एंड द सेम वे 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज एंड इन 250 ml ऑफ वाटर P3. ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है. द राइट ऑप्शन फॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशंस इज. तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसके लिए आप लोगों ने सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर था उसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपने जरूर डिस्कस किया होगा, पढ़ा होगा. पाई इज इक्वल टू CRT. ये होता है फॉर्मूला जहाँ पर C है कॉन्सेंट्रेशन. और कॉन्सेंट्रेशन जो होता है उसका मीनिंग होता है मोल पर वॉल्यूम. मोल पर वॉल्यूम R एंड T. वॉल्यूम लीटर में होगा यहाँ पे. इसी को अगर आप मोल को कन्वर्ट करते हैं तो मोल को कन्वर्ट करते हैं तो ग्राम में क्वांटिटी अपॉन मोलर मास. मोलर मास और नीचे वॉल्यूम है और यहाँ पर है आपका R और यहाँ पर है आपका T. देखिए यहाँ पर W जो है अभी हम किसकी बात कर रहे हैं पाई की. ये जो है आपका फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ग्राम में क्वांटिटी सभी का इक्वल है, R यूनिवर्सल कांस्टेंट है, T सभी का इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो भी सबका इक्वल है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पाई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है मोलर मास के. मोलर मास के जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा. अकॉर्डिंगली यू कैन आइडेंटिफाई द ऑप्शंस. ठीक है, मोलर मास यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए.
जैसे मोलर मास आप लोगों ने याद कर रखा होगा, रट रखा होगा, क्योंकि ये सभी जो है मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जो सॉल्यूट दिए हैं वो सब नॉन है, वेरी वेल नॉन है। ग्लूकोज 180 होता है, यूरिया 46 होता है, और आपका ये जो सुक्रोज है उसका 343 होता है। तो ये सब आपको याद ही रखना है। तो 85 क्वेश्चन में आपका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। अप टू 85 क्वेश्चंस, जो ये टोटल 35 क्वेश्चंस थे, ये सब कंपल्सरी थे, सबको अटेम्प्ट करना इनको जरूरी था। अब इसके बाद में आता है सेगमेंट बी। सेगमेंट बी में जो है आपको टोटल 15 क्वेश्चंस गिवन है और उसमें से आपको 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करने थे। अगर किसी ने 10 क्वेश्चन से के बजाय 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिया तो उसके फर्स्ट 10 जो होंगे वो चेक किए जाते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, पता नहीं इतना इजी क्यों दिया है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर एसिड की जब रिएक्शन होती है तो ये कैल्शियम सल्फेट और वाटर और CO2 देता है। ये एक एसिड रेन का इफेक्ट है, यानी कि सी में आपको फर्स्ट के साथ मैच करना है। अगर आप यहाँ पर ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो सी वाला जो ऑप्शन है, सी वाला जो ऑप्शन है उसमें एलिमिनेशन मेथड जो होता है, एक इंटेलिजेंट स्मार्ट मेथड होता है, उसकी हेल्प से भी आप यहाँ बता सकते हैं। तो C1 एक ही ऑप्शन दिया है जिसमें सी में 1 आ रहा है, और ये हमें पता है कि एसिड रेन का इफेक्ट है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट, जो हमारा आगरा का जो ताजमहल है वहाँ पे जो मार्बल से बना है, मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, तो उसका रिएक्शन होता है एसिड रेन के साथ, तो वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, खराब होता जा रहा है। सो दैट इज द बैड इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सी में एक ही ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट दिया हुआ है। दिस इज एलिमिनेशन मेथड और स्मार्ट मेथड। 87 क्वेश्चन देखिए, 87 द इंटरमीडिएट कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज। यहाँ पर आपको ये टोलुइन दिया हुआ है, टोलुइन की रिएक्शन आपने क्रोमाइल क्लोराइड के साथ किया है, और क्रोमाइल क्लोराइड के साथ जब आप यहाँ पर सॉल्वेंट के फॉर्म में कार्बन डाइसल्फाइड यूज करते हैं, ये रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन है। नेम रिएक्शन आप लोगों ने अगर जरूर पढ़ी होगी, इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है वो एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स होता है, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स एक ही बन रहा है, इसमें कोई क्रोमियम का एग्जिस्टेंस नहीं है, इसमें भी क्रोमियम का एग्जिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर क्रोमियम का एग्जिस्टेंस है और यहाँ पे भी नहीं है। तो आंसर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको याद आ गया, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 88 क्वेश्चन में फिर से मैच करने का है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। यहाँ पर आपको कौन सी रिएक्शन है जो आपको अच्छे से याद है। तो अगर आप सबसे सिंपल रिएक्शन की बात करें, सबसे सिंपल रिएक्शन जो आप लोगों ने क्लास 10th में डिस्कस की होगी, क्लास में 10th में पहली बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ होती है, यानी कि यहाँ पर आपको देख सकते हैं सी में फोर्थ ऑप्शन। अब फिर से यहाँ पर वही इंटेलिजेंट मेथड है, सी वाला ऑप्शन जो है उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर सी में 4 के साथ मैच किया हुआ है। तो आंसर इज सेकेंड, सी में 4 किसमें, इसी में किया हुआ है। बाकी आपको याद नहीं होता तो भी चल जाता आपका काम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद 89 क्वेश्चन, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज। सोडियम बोरोहाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, जो क्या करता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो होता है, जिसको हम एसीटोन वाला जो बॉन्ड होता है, ये कीटोन वाला बॉन्ड होता है, उसको ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, और उसको रिड्यूस करके ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। बट एट द सेम टाइम इसको ये डिस्टर्ब नहीं करता है, यानी कि एल्केन का जो होता है, एल्फेटिक जो कीटोन का जो बॉन्ड होता है उसको ये डिस्टर्ब नहीं करता है। तो ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ वाला जो है, एल्केन वाला जो है वो इंटैक्ट है, मीन्स नो चेंज है, और ये वाला जो है वो OH में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर, आई थिंक ऑप्शन नंबर 2, यस। 89 में क्वेश्चन नंबर में ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपको याद रखना है। क्या, जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो इस ऑक्सीजन को, यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है इसको ये कन्वर्ट कर देता है अल्कोहलिक ग्रुप में, ये रिड्यूस कर देता है, और इसके साथ में ये कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टोटल प्रेशर इन ए मिक्सचर ऑफ 4 ग्राम ऑक्सीजन एंड 2 ग्राम हाइड्रोजन confined in a total volume of 1 liter और 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ वैल्यूज यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 90 में।
यहाँ पर आपको एक डाल्टन का पार्शियल प्रेशर्स का एक फॉर्मूला होता है, पी टोटल जो होता है, पी टोटल जो होता है वो क्या होता है, P1 प्लस P2 प्लस P3, ऐसा एक फॉर्मूला आपको वो याद होगा। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आंसर लिखना है। P1 की जगह पर आप क्या लिखेंगे, P इजिकल टू PV इजिकल टू NRT वाला क्वेश्चन जो है वहाँ से आपको यहाँ पे दिया हुआ है सबको। जब आप इनको वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि डाल्टन का जो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला एक रूल बनाया था, उन्होंने दिया था, वो था P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस एंड देन सो ऑन। ठीक है, अब हम एक फॉर्मूला होता है दैट इज PV इक्वल टू NRT, इसको हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ से P की वैल्यू जो अब अगर आप लिखते हैं तो वो आता है NRT अपॉन V। यहाँ पर इसके लिए अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा N1 RT कॉमन है अपॉन V भी कॉमन है, ठीक है, प्लस N2 RT अपॉन V। यहाँ से आप कॉमन जो है उसको बाहर ले लेंगे, N1 प्लस N2 यानी कि दोनों के मोल्स, और इनटू में आ जाएगा आपका RT अपॉन V। सभी की वैल्यूज को पुट कर देंगे। आप मोल्स बनाना आता ही है आप लोगों को, ग्राम में क्वांटिटी गिवन डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। तो यहाँ पर आपको 90 क्वेश्चन में आंसर मिलता है क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर 1। कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन एट 45 डिग्री विद बेंजीन टू ऑक्टेन इन मोलर रेशियो इज 3:2 इस रेशियो। यहाँ पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस इज ऑल्सो ए डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इन द क्वेश्चन नंबर 91 करेक्ट ऑप्शन इज 1। 92 देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉन पोलर, नॉन पोलर की बात कर रहा है। तो अगर आप लोगों ने एंटीमोनी पेंटाक्लोराइड की अगर हमने बात की हो कभी, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसका मॉलिक्यूल जो होता है वो होता है नॉन पोलर। बाकी सभी के सभी जो हैं 92 में आपको देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और सॉरी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी सब पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके बाद में, द रिएजेंट आर इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन इज। डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ से आपको ये आर जो है इसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आर को रिप्रेजेंट ये आपका जो है ये बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट है, बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट है। और बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन जब आप CuCN जो आपका है क्वेश्चन नंबर 93 में, सॉरी फोर्थ ऑप्शन जो है, इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में ये जब रिएक्शन होती है तो ये यहाँ से नाइट्रोजन बाहर निकल जाती है और HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाता है Cl, ठीक है। आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, फिर से मैच का फॉलोइंग का आंसर है। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में इनके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू गिवन है, ठीक है। आंसर आपको आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। 94 क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर ए में फोर्थ ऑप्शन होगा, यानी कि -3 वाला जो है वो 1.32 के साथ मैच करेगा। कैसे मैच करेगा ये सब बातें आप लोग जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें जो मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करते हैं वहाँ पे आता है ये। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, वेरी इजी क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस विच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। कौन सा है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ऑक्सीजन फ्लोराइन वाला तो है, सोडियम मैग्नीशियम वाला भी है। अब इन दोनों में ही कहानी है, इन दोनों की बात करनी है हमें। तो 95 की अगर हम बात करें तो देखिए सेकंड ऑप्शन में यह है आयरन। आयरन का मैग्नेट इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है 26, और मैंगनीज जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 25। अब यहाँ पर Fe2+ में 2 इलेक्ट्रॉन कम कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम करने का मतलब 24। मैंगनीज में भी 2 इलेक्ट्रॉन कम कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम करने का मतलब ये हो गया 23। तो दोनों ही अलग अलग आ रहा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। आंसर इज सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 96 बहुत ही इजी क्वेश्चन, जो आपके फिजिक्स में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, और केमिस्ट्री में तो खैर कंफर्म ही पढ़ा होगा। 96 में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, तो आंसर है फर्स्ट। आइसोथर्मल कंडीशन जो होती है उसके लिए जब इरिवर्सिबल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो हम वहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो मानते हैं, जीरो होता है, और जो चेंज इन
टोटल एंट्रोपी जो होता है वो नॉन जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.07 m मोलर एसिटिक एसिड इज, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू गिवन है और डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर आपको पूछी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 97। अब देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 98। यस, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में देखिए क्या लिखा है, द आरएनएस इक्वेशन 98, द आरएनएस इक्वेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आरएनएस इक्वेशन मतलब किसी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने आरएनएस इक्वेशन पढ़ी होगी तो वहाँ पे जब आप ऐसा कोई ग्राफ प्लॉट किए होंगे, किसमें, आर में, सॉरी लॉग एलन के और टेम्परेचर में, एलन के और टेम्परेचर में जब आप 1/T के साथ में जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको एक ऐसा ग्राफ मिला होगा, और इसका जो स्लोप होता है, इस प्लॉट का जो स्लोप होता है वो होता है माइनस, स्लोप कितना होता है इसका, माइनस EA अपॉन आर। स्लोप इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन आर। EA क्या होता है यहाँ पर, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसमें आपको क्वेश्चन में जो है वैल्यू गिवन है दैट इज इन माइनस, माइनस एंड माइनस इज कैंसल्ड, माइनस एंड माइनस इज कैंसल्ड, देन EA अपॉन आर। आर की वैल्यू इज डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन, सो आर को अगर आप इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 98 एंड बाय मल्टीप्लाइंग यू विल गेट द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, 41.5, 41.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 99 है। यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट को आपने रिएक्शन कराया, हीट कराया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस किसी एक और केमिकल की प्रेजेंस में, यहाँ पर आपको मिला एल्केन। यानी कि यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट चीज क्या देख रहे हैं कि यहाँ से CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में या किसी कंपाउंड की फॉर्म में बाहर निकल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना डीकार्बोक्सिलेशन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन के लिए जो हम रिएक्टेंट यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं सोडा लाइम, सोडा लाइम। सोडा लाइम के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है प्लस जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा है उसमें आंसर आएगा सोडा लाइम, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, in which one of the following arrangements the given sequence is not strictly according to the properties indicated against it। again this is direct question, और अगर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आपको याद रखना है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार है देन यू ओनली यू कैन डू इट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड अगेंस्ट इज, यानी कौन सा जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन में देखिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि पूछना क्या चाहता है, नॉट वाला यानी कि नेगेटिव पूछ रहा है, नॉट वाला, यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। H2O की pKa जो होती है वो कम नहीं होती है, pKa सबसे ज़्यादा होती है, बट यहाँ पर सबसे कम दिया है तो दैट इज द रॉन्ग आंसर, बाकी सब सही ऑप्शंस हैं। सो 100 क्वेश्चन नंबर में, क्वेश्चन नंबर 100 में आंसर इज 4th। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इस पेपर का, इस पेपर में कितने क्वेश्चंस कंप्लीट करने पर कितने मार्क्स का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं या कितना अच्छा पेपर गया है उसको हम कैसे हम डिटरमाइन करेंगे नीट 2021 की। तो अगर मैं बात करूं तो जिन लोगों का 40 क्वेश्चंस एंड अबव, 40 टू अबव, 40 एंड अबव की अगर मैं बात करूं, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं सिर्फ मैं, तो वो दे आर इन सेफ जोन। सेफ जोन का मतलब अगर उनका फिजिक्स और बायोलॉजी पोर्शन अच्छा है तो वो सिलेक्टेड है केमिस्ट्री में 40 एंड अबव। अगर किसी का 35 से लेके 39 तक का क्वेश्चन सही हो रहा है तो उनका जो है वो भी क्या है, रिस्क फ्री है। रिस्क फ्री इन द सेंस, रिस्क फ्री इन द सेंस क्या, कि अगर उनका फिजिक्स और बायोलॉजी अच्छा है तो उनका सेफ जोन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और अगर जिसका 35 या उससे कम है, 35 या उससे कम है तो उस कंडीशन में थोड़ा सा डेंजर जोन में है वो।
डेंजर जोन का मतलब ये है कि क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन पेपर का लेवल केमिस्ट्री के पर्पज से देखें तो इतना टफ नहीं है। मैं इस क्वेश्चन पेपर को एक मीडियम क्वेश्चन पेपर की कैटेगरी में इंक्लूड करता हूँ, ठीक है। इन माय ओपिनियन दिस क्वेश्चन पेपर इज इन मीडियम कैटेगरी, ना ज़्यादा डिफिकल्ट है ना ज़्यादा इजी है। ऑलमोस्ट जिस बंदे ने, जिस स्टूडेंट ने सिंसियरली तैयारी की है तो वो आराम से यहाँ पर 40 प्लस स्कोर कर पाएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट्स। और अगर फिजिक्स और बायो के क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशंस आप लोगों को चाहिए तो जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी मेकिंग अवेलेबल द solution of physics and biology portion also. Okay, so thank you and do subscribe my channel for the further notifications and also press the bell icon. Okay, so milte hain next. Bye and take care.